हेलो हाय स्टूडेंट्स। हमारे आर्य स्कूल तारपा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम कल प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के बारे में पढ़ रहे थे। अब जो मैंने प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के बारे में जो बताया था, उससे आगे हम प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन में प्रतिबिंब के जो निर्माण के जो नियम थे और कुछ डेफिनेशन थी गोलीय दर्पण से संबंधित, और इससे आगे मैं जो आपको बताने जा रहा हूं, पर उससे पहले एक स्टूडेंट्स का कमेंट आया था कि द्वारक क्या होता है। इसको मैं थोड़ा सा दोबारा आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। देखो, ये अपना अवतल दर्पण है, ये भी एक गोलीय दर्पण का ही भाग है। ये दर्पण गोलीय दर्पण का ही भाग है। ये यहां से, जैसे मैं आपको द्वारक क्या होता है इसको दोबारा बता रहा हूं, यानी वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, मैंने कहा था ये यहां से लेकर यहां तक ये परावर्तक पृष्ठ हो गया। ये परावर्तक पृष्ठ की यहां तक जो ये सीमा है, n और n से इसे प्रदर्शित करते हैं, ये m और n तक, यानी इसकी ये जो यहां तक जो सीमा रेखा है, ये द्वारक कहलाती है। इसे ही हम क्या कहते हैं? द्वारक कहते हैं। मैं एक बार देखो, m और n तक ये जो पृष्ठ है, दर्पण का जो रंगा हुआ पृष्ठ है, इसकी जो सीमा रेखा है, इसका जो व्यास है, ये यहां से लेकर यहां तक जो व्यास है, यही द्वारक कहलाता है। यही द्वारक कहलाता है। अब हम इससे आगे अवतल दर्पण से संबंधित जो प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, ज्यादातर बच्चों के ये समस्या रहती है कि वस्तु कहां पर रखें, प्रतिबिंब कहां पर बनेगा। ये जो समस्याएं हैं, मैं सारी आपकी जो दिक्कत या जो परेशानी आ रही है, उसको सबको मैं दूर करने का प्रयास करूंगा। देखो, एक छोटी सी बात कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, और हम कह सकते हैं कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का दोगुना होता है। वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का दोगुना होता है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अगर परीक्षा में सवाल आता है कि अगर फोकस दूरी 16 सेंटीमीटर है तो वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? फोकस दूरी 16 सेंटीमीटर है तो वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? तो हम जानते हैं कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, और वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का दोगुना होता है, तो वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर हो जाएगी। ऐसे ही सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके अलावा अब हम शुरू कर रहे हैं अवतल दर्पण से संबंधित प्रतिबिंब के निर्माण में। देखो, अवतल दर्पण से संबंधित प्रतिबिंब का निर्माण, अवतल दर्पण से संबंधित प्रतिबिंबों का निर्माण। देखो, जब वस्तु हम अनंत पर रखते हैं, सीधा सा फॉर्मूला बता रहा हूं, जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। जब वस्तु को C पर रखा जाता है
तब प्रतिबिंब सी पर ही बनता है। प्रतिबिंब जब देखो, जब वस्तु हम सी पर रखेंगे, या वस्तु को मैं बिंब भी कह सकता हूं कि जब वस्तु को मैं सी पर रखता हूं तब प्रतिबिंब भी सी पर बनेगा। दूसरी बात, जब वस्तु को फोकस पर रखा जाता है तब प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। देखो, जब वस्तु को अनंत पर रखा, प्रतिबिंब फोकस पर। जब वस्तु को अनंत और सी के बीच में रखेंगे, प्रतिबिंब फोकस व वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। जब वस्तु को सी पर रखेंगे तो प्रतिबिंब भी सी पर बनेगा। इसके अलावा जब वस्तु को सी और एफ के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब सी और अनंत के बीच बनता है। जब वस्तु को फोकस पर रखा जाता है तब प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। देखो, हम ये फॉर्मूला याद रख सकते हैं। अब मैं सबसे पहले अवतल दर्पण से संबंधित, हम जानते हैं ये अपना अवतल दर्पण है, ये अपना अवतल दर्पण है। सबसे पहले इसमें मैं P को P4 पोल यानी ध्रुवक को अंकित करता हूं। यहां पर फोकस ये इसका C और डॉट डॉट, यहां पर हम अनंत। जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है, सबसे पहले वस्तु फर्स्ट यानी वस्तु को अनंत पर रखा है मैंने, और प्रतिबिंब फोकस पर बनना चाहिए। ध्यान में देने योग्य बात है कि वस्तु को अनंत पर रखते ही हमारे माइंड में ये आ जाना चाहिए कि वस्तु जो प्रतिबिंब है वह कहां बनेगा। तो जब मैंने वस्तु को अनंत पर रखा तब जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तब प्रतिबिंब फोकस पर, तब प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तब प्रतिबिंब फोकस पर रखा जाता है। जब वस्तु को अनंत पर रखा तो प्रतिबिंब फोकस पर। यहां पर ध्यान देने योग्य बात है कि जब वस्तु को अनंत पर रखा, प्रतिबिंब फोकस पर बना। अब जो फोकस पर जो प्रतिबिंब बना है ये कैसा है? पहली बात कि ये जो यहां पर जो प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराकर मिल रही हैं, इसका मतलब जो प्रतिबिंब है वो बिंदुवत, प्रतिबिंब की स्थिति कैसी है? बिंदुवत है। और दूसरी बात कि प्रतिबिंब कैसा है, तो प्रतिबिंब अवतल दर्पण से संबंधित 5 स्थितियां ऐसी हैं जिनमें सीधा का सीधा जो प्रतिबिंब है वो वास्तविक एवं उल्टा बनता है। तो हम कह सकते हैं कि प्रतिबिंब वास्तविक व उल्टा, प्रतिबिंब वास्तविक व उल्टा बनता है, बिंदुवत बनता है। देखो, जो सबसे पहले मैंने वस्तु को अनंत पर रखा, प्रतिबिंब F पर बिंदुवत बना, वास्तविक व उल्टा बनता है। देखो, नोट कर सकते हो आप कि कैसे प्रतिबिंब बिंदुवत बना है, इसको आप नोट कर सकते हो। इसके बाद वस्तु को हम जैसे जैसे मैं वस्तु को आगे लेकर जाऊंगा, प्रतिबिंब की स्थिति में क्या क्या परिवर्तन होंगे। देखो, हम ये भी जानते हैं, कल नियम बताए थे कि मुख्य अक्ष के समांतर जब प्रकाश की किरण को गुजारते हैं तो वो फोकस से होकर जाती है। ये नियम भी लगा सकते हैं हम नियम से कि कहां पर मिल रही है, फोकस पर। तो अनंत पर जब वस्तु को रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर ही बनेगा। इसके अलावा आगे
देखो जब वस्तु को अनंत और सी के बीच में, अनंत और सी के बीच में वस्तु को रखते हैं, ये सी है, ये एफ है और ये इसका सी से परे कह सकते हैं हम। अनंत और सी का मतलब है सी से परे। जब वस्तु को सी से परे रखा जाता है तब प्रतिबिंब कहां बनेगा? देखो देखो जब वस्तु को हम अनंत और सी के बीच में रखते हैं, यानी सी से परे वस्तु को रखा जाता है, तब प्रतिबिंब कहां बनता है? देखो हम जानते हैं पहला नियम मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, वो फोकस से होकर गुजर जाती है। दूसरा नियम हम जानते हैं सी पर जब प्रकाश की किरण को गुजारा जाता है तो वह सी पर ही वापस आ जाती है, सी पर गुजारी जाती है वह सी पर ही आ जाती है। इन दोनों को हम दोनों जो प्रकाश की किरण है वो सी और एफ के बीच में मिल रही है। इसका मतलब प्रतिबिंब सी और एफ के बीच में बना है। इसका मतलब है सी और एफ के बीच में प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु को सी से परे रखते हैं। अब प्रतिबिंब कैसा बना है? वस्तु इतनी बड़ी है, प्रतिबिंब छोटा है, प्रतिबिंब छोटा है, तो हम कह सकते हैं दूसरे में प्रतिबिंब कैसा बना? वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा बनता है और वास्तविक बनता है, उल्टा प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण से संबंधित यानी प्रतिबिंब छोटा बना है, वास्तविक बना है, वह उल्टा प्रतिबिंब बना है। अवतल दर्पण से हमने दो स्थितियां अभी समझी। तीसरी स्थिति जब वस्तु को सी पर रखते हैं तो प्रतिबिंब भी सी पर बनता है। कैसे? देखो जैसे जैसे मैं प्रतिबिंब बिंब की स्थिति को आगे बढ़ा रहा हूं, प्रतिबिंब में बदलाव हो रहा है। जब देखो जब प्रकाश की किरण को मुख्य अक्ष के समांतर गुजारते हैं तो फोकस से होकर गुजर जाती है अपने नियम के अनुसार। दूसरी बात, जब फोकस से होकर प्रकाश की किरण गुजारते हैं वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। इसका मतलब ये हमारा जो प्रतिबिंब बना है सी पर वस्तु रखी थी, सी पर ही प्रतिबिंब बना है। आप देख सकते हो ये यहाँ पर मिल रही है, सी पर वस्तु रखी थी, सी पर ही प्रतिबिंब बन रहा है। अब प्रतिबिंब कैसा बना है? ये प्रतिबिंब कैसा बना है? देखो वस्तु इतनी है, प्रतिबिंब की स्थिति भी उतनी है। हम कह सकते हैं यानी बिंब की स्थिति को देखकर हम कह सकते हैं प्रतिबिंब भी उतना ही बना है। तो हम कह सकते हैं जब वस्तु सी पर रखते हैं तो प्रतिबिंब सी पर ही बनता है। पहली बात, यानी सी पर वस्तु रखते हैं, सी पर वस्तु रखी, प्रतिबिंब सी पर ही बनता है, प्रतिबिंब सी पर बनता है। कैसा बना है?
जितनी वस्तु की स्थिति थी उतनी ही प्रतिबिंब की स्थिति है, यानी बिंब के समान ही प्रतिबिंब बना है। वास्तविक बना है, उल्टा बना है, वास्तविक बना है व उल्टा प्रतिबिंब बना है। ये तीन स्थितियां हमने समझी। चौथी स्थिति, जब वस्तु C और F के बीच में रखी जाती है। हमें ध्यान देने योग्य बात है कि अपने माइंड में जब वस्तु को C और F के बीच में रखते हैं तभी हमारे माइंड में आना चाहिए कि प्रतिबिंब अनंत और C के बीच में बनेगा। ये माइंड में पहले आना चाहिए कि वस्तु हम C और F के बीच रखेंगे और प्रतिबिंब बनेगा अनंत और C के बीच में। देखो यह सब अवतल दर्पण से संबंधित मैं प्रतिबिंब के निर्माण को समझा रहा हूं। यहां तक C F, हम वस्तु को अब C और F के मध्य रखते हैं। C और F के बीच जब वस्तु को रखा जाता है तब प्रतिबिंब अनंत और C के बीच देखो C पर जब प्रकाश की किरण डाली जाती है वो C से गुजर जाती है और F मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण फोकस से होकर गुजर जाती है और ये जहां पर भी मिलती है तो ये इसका अनंत है। हम मान लेते हैं इसका ये अनंत है और ये C है, ये अनंत है और C है। तो ये जो प्रकाश की किरण जब हमने वस्तु कहां रखी है F और C के बीच में, ये F और C के बीच में, जब वस्तु को थोड़ा सा मैं आगे खिसका देता हूं वस्तु को, एक मिनट, जब वस्तु को C और F के बीच रखा जाता है तब वह प्रतिबिंब अनंत और C के बीच में बनता है। प्रतिबिंब अनंत और C के बीच में बनता है। एक बार दोबारा देखें कि जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर गुजरती है, फोकस से होकर गुजर जाती है, दूसरा नियम C पर जाने वाली C पर ही वापस चली जाती है, लेकिन मिलती कहां पर है C और अनंत के बीच में, और यही मैंने कहा है C और अनंत के बीच में। आगे वाला नियम कि जब प्रकाश की किरण सारणी के अनुसार, इसको मैंने शॉर्टकट में समझाने का प्रयास किया है कि जब वस्तु को F पर रखेंगे तब प्रतिबिंब कहां पर बनेगा। जब वस्तु को F पर रखते हैं प्रतिबिंब कहां बनता है, जब वस्तु को F पर रखते हैं प्रतिबिंब कहां बनता है। देखो जब वस्तु को C और F के बीच में रखते हैं तो मैंने अभी बताया C ये और ये F है, इसके बीच में जब वस्तु को रखा जाता है तब प्रतिबिंब कहां बनता है, C और F के, देखो अनंत और C के बीच में प्रतिबिंब की जो स्थिति है वो अनंत और C के बीच में बनता है। एक बार दोबारा से आप इस लाइन को देख सकते हो, ये दोनों लाइनें C और अनंत के बीच में, देखो यहां पर अपना बिंब रखा था मैंने, यहां पर बिंब रखा था, यहां पर प्रतिबिंब बन रहा है,
ये जो बिंब की स्थिति थी वो छोटी है, जबकि प्रतिबिंब बड़ा बना है। तो हम कह सकते हैं प्रतिबिंब है वो बिंब से बड़ा बनता है। जब अनंत जब C और F के बीच वस्तु रखते हैं तब प्रतिबिंब बड़ा बनता है और C और अनंत के बीच बनता है, C और अनंत के बीच बनता है। लास्ट स्थिति इसमें देखो, जब वस्तु को जब वस्तु को F पर रखा जाता है, जब वस्तु को F पर रखा जाता है जब वस्तु को F पर रखा जाता है तब प्रतिबिंब की जो स्थिति है, प्रतिबिंब की जो स्थिति है वो डॉट 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 अनंत हो सकता है, ये अनंत पर मिल जाए, लेकिन अभी तक नहीं मिल रहा। यानी हो सकता है कि अनंत पर मिल जाए। ये जब वस्तु को हमने F पर रखा है, जब वस्तु को F पर रखते हैं तब हम देख रहे हैं कि प्रतिबिंब है वो कहां पर बनेगा, अनंत पर। अब हम आगे लास्ट स्थिति अवतल दर्पण से संबंधित देख रहे हैं कि जब वस्तु को हम, यानी मैं जैसे जैसे वस्तु अनंत से, देखो आगे अनंत, फिर C से परे, फिर C पर, बाद में वह वस्तु को F और C के बीच रखी। अब मैं वस्तु को F पर रखी तब प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा है और धीरे धीरे अब मैं वस्तु को ध्रुव तथा फोकस के बीच रखता हूं तब प्रतिबिंब कहां बनता है। आइए अवतल दर्पण से संबंधित जो अंतिम अवतल दर्पण से संबंधित जो अंतिम अपनी प्रतिबिंब की स्थिति है उसका अवलोकन करते हैं। अवतल दर्पण से संबंधित जो अंतिम अपन ये समझ रहे हैं, वस्तु को हम ध्रुव तथा F के बीच रखते हैं तब प्रतिबिंब कहां बनता है, तब ये तिर्यक रेखा के नियम का पालन करती है। तब ये तिर्यक रेखा के नियम का पालन करती है। तब ये तिर्यक रेखा के नियम का पालन करती है। देखो देखो जब मैंने बिंब को मैंने ध्रुव तथा फोकस के बीच रखा तब ये तिर्यक रेखा का पालन करती है। हम जानते हैं जितनी आपतित होती है उतनी परावर्तित होती है। इसे दर्पण के पीछे की ओर मिलाने का प्रयास करते हैं और C पर जो जाती है वो C पर ही वापस आ जाती है। इसे हमें पीछे की ओर मिलाने का प्रयास करेंगे तब ये दर्पण के पीछे, यानी इधर तो मिल नहीं रही है, ये दर्पण के पीछे मिलती है और दर्पण के पीछे जो भी प्रतिबिंब होते हैं वो सारे के सारे प्रतिबिंब आभासी, यानी वे प्रतिबिंब आभासी एवं सीधा तथा वस्तु इतनी है और प्रतिबिंब बड़ा बना है, इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रतिबिंब है वो
वस्तु से बड़ा बनता है, वस्तु से बड़ा, प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा। हम लिख सकते हैं आभासी सीधा तथा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब हमें देखने को मिलता है। ये जो देखो मैंने 5 स्थितियां बताई हैं, उनमें प्रतिबिंब थे वे वास्तविक एवं उल्टे बने थे, जबकि 2 स्थितियां, एक स्थिति ऐसी बताई है, एक स्थिति जिसमें प्रतिबिंब आभासी एवं सीधा बना है और दर्पण के पीछे बना है, अवतल दर्पण। एक स्थिति ही ऐसी है जिसमें दर्पण के पीछे बनता है, बाकी सारे के सारे प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टे बनते हैं और एक स्थिति में, अंतिम स्थिति में आभासी एवं सीधा बनता है। आइए उत्तल दर्पण से संबंधित हमने अवतल दर्पण से संबंधित प्रतिबिंबों का निर्माण को समझ लिया है। अब हम उत्तल दर्पण से संबंधित प्रतिबिंबों का निर्माण कैसे होता है इसको समझते हैं। देखो, इसको मैं एक बार रिवीजन बॉक्स में ले चलता हूं कि अनंत पर वस्तु को रखेंगे F पर बनेगा, C से परे वस्तु को रखेंगे तो F और C के बीच में प्रतिबिंब बनेगा। जब C पर वस्तु को रखेंगे तब C पर ही प्रतिबिंब का निर्माण होगा। जब वस्तु F और C के बीच होगी तब प्रतिबिंब अनंत और C के बीच होगा। जब वस्तु फोकस पर रखी जाएगी तब प्रतिबिंब का निर्माण अनंत पर होगा। और अंतिम जो स्थिति है, ध्रुव तथा फोकस के बीच वस्तु को रखते हैं तब दर्पण के पीछे आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब बनेगा। आइए उत्तल दर्पण से संबंधित प्रतिबिंबों के निर्माण को समझते हैं। इसमें 2 स्थितियां हैं, अवतल दर्पण से संबंधित मैंने 6 स्थितियां थी, उन सबको बता दिया है। अब उत्तल दर्पण से संबंधित, अवतल दर्पण से संबंधित सारे बता दिए हैं। अब उत्तल दर्पण से संबंधित प्रतिबिंबों का निर्माण, ये अपना उत्तल दर्पण है, ये इसका F, ये इसका F2, ये इसका C1, ये इसका C2, ये P4 या ध्रुव है। जब वस्तु अनंत से गुजारेंगे, जब वस्तु को अनंत से गुजारा जाता है तब ये दर्पण के पीछे F2 पर मिलती है या फोकस पर मिलती है। जब उत्तल दर्पण से संबंधित हम फर्स्ट स्थिति यानी जब वस्तु को अनंत पर रखते हैं, जब वस्तु को अनंत पर, तो ये फोकस से होकर गुजरेगी। ये दर्पण के पीछे है, इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ पर जो प्रतिबिंब बना है वो बिंदुवत कह सकते हैं, छोटा कह सकते हैं, बिंदुवत, छोटा। और प्रतिबिंब कैसा बना है? आभासी एवं सीधा, आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। हमने उत्तल दर्पण से संबंधित जो दूसरी स्थिति है जिसमें हम वस्तु को ध्रुव तथा अनंत के बीच कहीं भी रख सकते हैं, अनंत और ध्रुव के बीच वस्तु को हम कहीं भी रख सकते हैं। देखो दूसरे नियम में जब वस्तु को
ध्रुव है, ये इसका F है, हम जानते हैं, ये इसका F2, ये यहां C1, ये C2। जब वस्तु को अनंत और ध्रुव के बीच रखा जाता है, जब अनंत और ध्रुव के बीच रखा जाता है, तब पहला, जब अनंत और ध्रुव के बीच कहीं भी रख सकते हैं वस्तु को, तब पहला नियम की ये दर्पण के इधर नहीं मिल रही, दर्पण के पीछे F2 पर मिल रही है। दूसरी, जब वस्तु को C से गुजारा जाता है, तब वह C पर ही आपतित हो रही है। C से गुजारा जाता है तो C पर ही आपतित हो रही है, और ये दोनों जो रेखाएं हैं वो F2 और ध्रुव के बीच मिलती है, यानी ध्रुव और F2, यानी F2 दर्पण, उत्तल दर्पण का जो F2 है उस पर मिलती है। इसलिए हम कह सकते हैं जो प्रतिबिंब का निर्माण हुआ है वो F2 और ध्रुव के बीच हुआ है। जैसे जैसे प्रकाश की किरण को मैंने मुख्य अक्ष के समांतर गुजारी थी, ये दर्पण के पीछे फोकस से होकर गुजर रही है, डॉट 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 दर्शा रखा हूं मैं, ये F2 से होकर गुजर रही है। दूसरी बात, वक्रता केंद्र पर जो प्रकाश की किरण डाली गई है वो वक्रता केंद्र पर ही वापस आ जाती है नियम के अनुसार। ये दोनों ध्रुव तथा F2 के बीच में मिल रही हैं। इसके अलावा देखो कैसा प्रतिबिंब बना है, ये बना है आभासी, सीधा तथा, देखो ये बिंब की स्थिति है और ये प्रतिबिंब की स्थिति है। प्रतिबिंब कैसा बना है, छोटा, कैसा बना है, छोटा। मैंने आपको अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण से संबंधित सारी जो भ्रांतियां थी वो दूर कर दी हैं अवतल और उत्तल दर्पण से संबंधित। अब मैं आपको अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण के उपयोग बताऊंगा। अवतल दर्पण के उपयोग के बारे में हम देखो, अवतल दर्पण का उपयोग कहां-कहां होता है। सबसे पहले टार्च, सर्च लाइट, टार्च सर्च लाइट में काम में आते हैं। इसके अलावा टार्च सर्च लाइट सेविंग दर्पण, सेविंग दर्पणों में, सेविंग दर्पणों में सेविंग दर्पणों में तीसरा, दांतों के डॉक्टरों द्वारा इलाज के दौरान दांतों का बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए
धातु का बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वाहनों के अग्रदीपों में अंतिम सौर भट्टियों में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। देखो टॉर्च सर्च लाइट के काम में आते हैं। अवतल दर्पण सेविंग दर्पण में दांतों के डॉक्टरों द्वारा इलाज के दौरान दांतों का बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वाहनों के अग्रदीपों में सौर भट्टियों में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। 2 नंबर का प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है कि अवतल दर्पण का उपयोग या अवतल दर्पण किस काम में आते हैं, इनके उपयोग बताइए। 2 नंबर का प्रश्न इस आगे अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण का 2 नंबर का प्रश्न पूछ लेता है एग्जामिनर। आगे हम उत्तल दर्पण से के उपयोग मैं आपको बता रहा हूं। उत्तल दर्पण के उपयोग उत्तल दर्पण के उपयोग में सबसे पहले वाहनों के पश्चे दर्पण के रूप में वाहनों के पश्चे दर्पण के रूप में वाहनों जो भी वाहन है उनके जो पश्चे दर्पण यानी पीछे की जो वस्तुएं दिखाने के लिए जो साइड मिरर लगा होता है उसे पश्चे दर्पण के रूप में उत्तल दर्पण काम में लिया जाता है। दूसरा चौराहों की लाइट, चौराहों की लाइट में, क्योंकि ये उत्तल दर्पण जो प्रकाश है उसको फैला देता है, इसलिए चौराहों की लाइट में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इससे जो भी प्रतिबिंब बनते हैं वो आभासी एवं सीधे बनते हैं। आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए इस दर्पण का उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग किया जाता है। सबसे पहले मैंने बताया आपको कि वाहनों के पश्चे दर्पण के रूप में, चौराहों की लाइट में, इसके अलावा इससे जो भी प्रतिबिंब बनते हैं आभासी सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अब मैं आपको नई काटकीय चिन्ह परिपाटी समझा रहा हूं। नई काटकीय चिन्ह परिपाटी क्या होती है? गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए हम जो चिन्ह परिपाटी काम में लेते हैं उसे नई काटकीय चिन्ह परिपाटी कहते हैं। यानी नई काटकीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार जो दर्पण का ध्रुव होता है उसे मूल बिंदु माना जाता है। जो दर्पण का ध्रुव होता है उसे मूल बिंदु माना जाता है तथा जो भी निर्देशांक पद्धति है उसे x डैश से अंकित किया जाता है। उसे x
x डैश से अंकित किया जाता है तथा सभी जो दूरियां हैं वो यानी बिंब को सदैव, पहला जो नियम है इसके अंदर कि बिंब को सदैव बाईं ओर रखा जाता है, बिंब सदैव दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। बिंब को हम बाईं ओर रखेंगे यानी बिंब सदैव दर्पण के इस तरफ होगा। और क्योंकि इस तरफ क्यों रखा जाता है, क्योंकि जो प्रकाश है वो बाईं ओर से आपतित होता है। बिंब सदैव दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। दूसरी जो सभी दूरियां दाईं ओर की दूरियां, दाईं ओर की जो दूरियां होती हैं वो धनात्मक होती हैं, जबकि बाईं ओर की दूरियां ऋणात्मक होती हैं। और सभी जो दूरियां हैं वो दर्पण के ध्रुव से मापी जाती हैं। दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है, दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। सबसे पहले कि दाईं ओर की दूरियां धनात्मक, बाईं ओर की दूरियां ऋणात्मक होती हैं। दर्पण के ध्रुव को मूल बिंदु कहते हैं। सभी जो दूरियां हैं वो दर्पण के ध्रुव से ही मापी जाती हैं। और मुख्य अक्ष, ये इसका मुख्य अक्ष है, इसके जो लंबवत, जो मुख्य अक्ष के लंबवत जो बिंब है उसकी जो दूरियां हैं, उसकी जो ऊंचाई, उसकी जो ऊंचाई है उसको प्लस में मापा जाता है, जबकि जो नीचे की ओर ऊंचाई है उसको ऋणात्मक, यानी इसे ऋणात्मक, नीचे की जो ऊंचाई है वो ऋणात्मक मानी जाती है और ऊपर की जो ऊंचाई है उसे धनात्मक माना जाता है। इसे नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार जो मुख्य अक्ष के लंबवत, हम कह सकते हैं मुख्य अक्ष के लंबवत, लंबवत ऊंचाई धनात्मक व नीचे की ओर ऊंचाई, नीचे की ओर जो ऊंचाई है वो ऋणात्मक मानी जाती है, ऋणात्मक होती है ऐसे या मानी जाती है। ये जो नियम थे नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के 4 नियम, मैंने सारे नियम बता दिए हैं। अब ये क्यों जरूरी है, इस नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार हम दर्पण सूत्र को बनाने में हमें ये हेल्प करती है नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी, और इसको समझने में, न्यूमेरिकल समझने में भी हमारी हेल्प इस नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार होती है। और मैं आपको इस प्रकाश के परावर्तन के बारे में और अधिक विस्तृत जो जानकारी है वो मैं अगले वीडियो में दूंगा आपको। जय हिंद, जय भारत।